नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं दीपक महाराज जी। दीपक महाराज जी जो कि पुत्र हैं बिरजू महाराज जी के, जो पद्म विभूषण हैं, कथक डांसर हैं। और सर से आइए हम बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात ये पूछूंगा कि जैसे कोई भी इंसान होता है, उसकी कोई हॉबी होती है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक घटना हुई होती है जिससे कि उसका उस हॉबी की तरफ या उसकी तरफ उसका आकर्षण होता है। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसी एक घटना हुई होगी, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो। कट मैं आपको क्लोजअप। जी हाँ, मैं सबसे पहले तो अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य यही मानता हूँ कि पिछले 7 पुश्तों से चली आ रही लखनऊ घराने की ये परंपरा भी क्या कहेंगे, ये एक दायित्व है बहुत बड़ा, कला के प्रति, कथक के प्रति, जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींचा, उसको बड़ा किया और उसको एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्वरूप जो दिया, वो मेरे गुरुदेव, मेरे पिता स्वर्गीय पंडित बिरजू महाराज जी, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं। महाराज जी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, बहुत संघर्ष किया, और उनकी कथा, उनके आत्मकथा हम लोग सुनते रहते थे बैठ के, और उससे प्रेरणा लेके मैं अगर अपने विषय में बात करूं तो मेरा जीवन तो पूरी तरीके से परिवर्तित हो ही गया था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि एक रुझान होता है, जिस समय हम युवा हो रहे होते हैं उस समय मन में कई सारी बातें उठती हैं। एक ये होता है कि जैसे मेरा आकर्षण जो था वो खेल कूद में बहुत ज़्यादा था। मैं बहुत ज़्यादा, माने स्पोर्ट्स जितने भी हो, खासकर एक क्रिकेटर बनना, तो मैं बहुत खेला हूँ बचपन में, बहुत ज़्यादा ये सब में मेरा था। लेकिन साथ में ही मैं महाराज जी की सोच, महाराज जी की जो कल्पनाएं होती थी, उनकी जो उपज होती थी, वो भी घर में, क्योंकि देखिए 24 घंटे उसी विषय में चर्चा होती थी, तो म्यूज़िक से रिलेटेड, चाहे नृत्य हो, चाहे गायन हो, चाहे वादन हो, इन सब बातों की चर्चा तो होती ही थी, मतलब आम तौर पे घर के अंदर। तो उसका जो मानसिकता पे जो उस चीज़ का जो असर पड़ा, वो तो काफ़ी गहरा पड़ा। तो मैं बेशक चाहे थोड़ा सा खेल कूद की तरफ था, लेकिन मेरा हृदय जो था वो पूर्ण रूप से नृत्य की तरफ ही आ रहा था। तो एक आध बार ऐसे भी हुआ कि मेरे पिताजी ने जब देखा कि मैं खेल की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही कह दिया, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम्हें खेल कूद में भी जाना है तो अव्वल नंबर बन के आना। मतलब अगर तुमको बनना ही है तो तुम इतना नाम करो, उसमें इतना शोहरत कमाओ कि जिससे मेरा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाए। तो महाराज जी की ये बात जो थी वो मेरे दिल में ऐसी लग गई, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि वो तो नृत्य से ही संबंधित थे, और कितना उन्होंने अपने जीवन में जो काम किया, और हमेशा उनको मैं उसी रस में ही डूबा देखा मैंने उनको। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा पूरा मन ही परिवर्तित हो गया।
तो ऐसा तो नहीं था कि मैं शुरू से ही स्कूल टाइम से ही मैं नृत्य करता था, लेकिन उस वाणी के बाद से, उस शब्द के बाद से मेरा रुख पूर्ण रूप से पूरा नृत्य की तरफ ही चला गया। तो अब ईश्वर की बड़ी कृपा है और मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद है और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है कि आज मैं ठीक उसी पथ पर ही चल रहा हूँ जो जो महाराज जी हमको दे के चले गए। उनके एक एक शब्द, उनकी एक एक वाणी, जो सीख है नृत्य के प्रति, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, उस चीज़ को मैंने अपनाने की मैं कोशिश कर भी रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने उसको अपना भी लिया है। महाराज जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप पहले खेल कूद में आपका इंटरेस्ट था, बट फिर एक वाणी से आप इस तरफ को डिवोट हो गए, जी हाँ, डांस को। जी बिल्कुल। पर सर, मैं जैसे एक आपसे एक बात ये पूछना चाहूँगा, या मेरे मन की खुद की भी क्यूरियोसिटी ये है कि जैसे हम जितने भी मतलब यंग लोग हैं या जनरेशन है आज जो आ रही है, यंग जनरेशन है, उसको सिर्फ वो देखती है कि डांस करते हुए देखती है कि कथक एक डांस फॉर्म है। और आपके जो फादर है महाराज जी, वो डांस करते थे, या मतलब बहुत सारे लोग जो कथक सीख रहे हैं या जो करते हैं, वो उनके बारे में सिर्फ एक उनको सिर्फ ये पता है कि एक डांस फॉर्म है। जी हाँ, ठीक जी है। हाँ, जी हाँ। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप लोगों की जो आप लोगों का बैकग्राउंड है, इतिहास है, वो इलाहाबाद के पास एक डिस्ट्रिक्ट है हंडिया, जी, जी। और उसमें एक गांव है, वहाँ से वो शुरुआत हुई है। जी हाँ, जी हाँ। या मतलब आपका इतिहास वहाँ से है। जी। तो उसके विषय में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं तो ये इन्फॉर्मेशन जो कि सिर्फ अभी तक लोगों को जो ये पता है कि सिर्फ मतलब बहुत कम लोगों को ये पता होगा, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे वो बहुत कम लोगों को पता होगा। जनरली लोगों को सिर्फ ये पता है कि ये लोग डांस करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। इसकी शुरुआत आरंभ कहाँ से हुआ, ये भी तो पता चलना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके विषय में मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बचपन से जो मैं चर्चा सुनता रहा अपने पूर्वजों के बारे में, और वो जगह, वो स्थान जहाँ से कथिकों का, जो हमारे घराने के जो कथिक हैं, जहाँ से उनका प्रारंभ हुआ, उसके विषय में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हंडिया तहसील, वहाँ पर किचकिला गांव है, जहाँ पर कथिकों का एक पूरा का पूरा, सोचिए, एक समाज, पूरा एक घर, पूरी एक फैमिली वहाँ पर थी। और आज भी कथिकों का तालाब वहाँ पर मौजूद है। तो हमारे कम से कम 989 घर कथिक लोगों का परिवार। और हम लोग गए भी बीच में, वहाँ जाके हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया, बड़ा अच्छा, और बड़ा अच्छा मन को बड़ा आभास, बड़ा सुंदर आभास हुआ, क्योंकि जहाँ पूर्वजों की यादें जुड़ी रहती हैं, वहाँ एक अटैचमेंट जो दिल का होता है वो तो होता ही है। महाराज जी से जितना हम लोगों को पता चला कि क्या हमारे पूर्वज थे और किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में सरवाइव किया, तो वैसे तो ये कथा जो है तो बड़ी पौराणिक कथा है। देखिए, मंदिर काल से चली आ रही है ये सब कथाएं, और कथाकार लोग जो मंदिरों के प्रांगण में कथाकारी करते थे, ये सब चीज़ें। तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि देखिए होता क्या था कि जब फैमिली बहुत बड़ी होती थी, जब समाज इतना बड़ा होता था कथिकों का, तो किसी तरीके से वो एकजुट हो के जगह जगह, जैसे होता था कभी ज़मींदारों के यहाँ, कभी ठाकुरों के यहाँ, तमाम कई फंक्शन में, जैसे जब जब भी कोई आयोजन होता था गांव के अंदर, तो वहाँ जाते थे और कथाकारी करते थे, तो जिससे उनका निर्वाह होता था। तो निर्वाह करने के लिए वो जगह जगह जाके, और जैसे हमारे पूर्वजों की बात की जाए तो उन्होंने कई वर्ष, माने नवाब वाजिद शाह या नवाब रामपुर, उनके यहाँ उन्होंने एक को डांसर रहे और बड़े बड़े आविष्कार किए, बड़े बड़े उन लोगों ने, और ऐसी ऐसी सोच उनकी, ऐसी गहरी सोच कि आज भी वो एक मिसाल है सबके लिए। तो ये जो कथा थी, ये परंपरा, सोचिए मतलब कब से चली आ रही थी। फिर काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पर काम किया और बड़े बड़े आविष्कार किए जीवन में। और आज की तारीख में भी हमारी, ये मेरे ख्याल से 3rd या 4th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ मैं। हमारी परदादी की बात हो रही है, ये बड़ी पुरानी बात है। वो सती हुई थी एक बार, तो अभी भी उनका एक चौराहा वहाँ बना हुआ है, सती का चौराहा। तो अभी भी जैसे वहाँ पर जो भी ब्याता जो होते हैं, जिनका विवाह हो गया, तो वहाँ पर ज़रूर माथा टेकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो मैं ऐसे कुल से चला आ रहा हूँ, ये सब कथाएं मैं सुनता रहता हूँ।
फिर बीच में तो कुछ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई बीच में कि जैसे कभी कोई बीमारी हो गई या गांव में बीमारी फैल गई या कुछ हो गया, तो कई लोग वहाँ से, जैसे कहते हैं ना, माइग्रेट कर जाना, वहाँ से चले गए। तो जगह जगह कोई इधर कोई उधर, बहुत जगह स्थानों में चले गए। कुछ लोग आ गए लखनऊ में। तो एक कहते हैं ना, जैसे देखिए कलाकारों का क्या सबसे बड़ा धर्म होता है, वही ताथई थे तत् की माला तो वही है, ताथई थे तत् माला वही है, सिर्फ स्थान बदल जाता है, लेकिन जपना क्या है, वही ताथई थे तत्। तो ये तो हम लोगों का धर्म है और यही हम लोगों का कर्म है। तो फिर सबने जो भी जहाँ भी गया अपने स्थान में, लखनऊ से जो एक पहचान जो शुरू हुई, तो नवाबों के महफ़िलों की बात करें या, तो वहाँ से एक बड़ा ही खूबसूरत पहचान फिर हमारे मैं एक दो चार पूर्वजों का नाम भी ले लेता हूँ, जैसे हमारे दुर्गा प्रसाद जी, हमारे ठाकुर प्रसाद जी, और हमारे कालका महाराज जी, बिंदादिन महाराज जी, अच्छन महाराज जी, शंभू महाराज जी, लच्छू महाराज जी, ये सब जो है ना, ये सब हमारे पूर्वजों के नाम हैं, जिन्होंने बड़ा ऐसा दमदार काम किया है लखनऊ घराने के अंदर रह के। चाहे वो किसी भी माध्यम की बात करें, लय के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से करें, और रचनाएं लिखी, रचनाएं इतनी सारी लिखी। हमारे बिंदादिन महाराज जी की आज भी ठुमरी कई लोग गाते हैं और उस पर अभिनय करते हैं। तो कुछ जो अवशेष बाकी रह गए तो वो महाराज जी के हाथ लगे, तो उसी पर आधारित हम कई बार महाराज जी को नृत्य करते देखते थे और वो सुनते रहते थे। और मुझे सौभाग्य भी मिला कि मैं महाराज जी के साथ बैठ के मैं गाना भी गाया हूँ, कई ठुमरियाँ भी गाई मैंने उनके साथ। और सिर्फ गाया नहीं, उनको देखता भी रहा और उनके हर एक एक भाव को समझता भी रहा। तो उससे मुझे क्या हुआ, मुझे दोहरा फ़ायदा हुआ जीवन में कि मैं अपने गुरु के साथ बैठा भी, बोल पढ़ंत भी किया, गाया भी, और उनको देख के मैं सीखता भी रहा। तो ये मेरे जीवन का, तो ये तो एक छोटा सा परिचय है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से परंपरा चली आई। तो ये पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हम लोग आज अपने आप को 8 जनरेशन बोलते हैं। अब तो 9 जनरेशन भी बिल्कुल तैयार है, सामने ही खड़ी है। महाराज जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे आपके फादर इतने लेजेंड थे और इतना बड़ा उनका नाम था जी और मतलब एक पब्लिक में जब भी वो जाते थे तो हज़ारों लोग उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, और मतलब एक अलग ऑरा होता था जब वो जैसे पब्लिक में होते थे जी हाँ, या जी बाहर होते थे। जी। तो जैसे आप उनके बेटे हैं, तो नॉर्मल क्या होता है कि जैसे हम ये तो दूर से जैसे हम देखते हैं, तो जो बाहर से पब्लिक देख रही होती है उसे तो लगता है कि ये आदमी तो ऐसा ही होता होगा। तो फैमिली में, परिवार में आपके साथ आपका कैसा उनके साथ संबंध था? या मतलब एक नॉर्मल जैसे बाप बेटे का संबंध होता है, या फिर एक जैसे आप कहते हैं गुरु भी हैं जी तो एक गुरु शिष्य का संबंध, या मतलब एक ऐसा होता है ना कि मतलब जो आम लोगों में जैसा होता है उस तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एक रिश्ता क्या होता है पिता और पुत्र के बीच में? और जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि पिता के रूप में इतना महान गुरु यदि अगर आपको जीवन में मिल जाए, तो मैं जैसे शुरू में एक बात मैंने बोला, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया और सानिध्य जो मेरे के ऐसे महान गुरु मेरे रहे, पिता रहे, कि वो स्मरण जीवन में मैं जीवन में शायद कभी मरते दम तक कभी मैं भूलूंगा नहीं। क्योंकि हमारी याद में महाराज जी हमेशा रहेंगे। उनकी जो सोच, उनकी जो कल्पनाएं थी, हर एक बात। और अधिकतर क्या होता था, जैसे नॉर्मली भी हम जब मिलते थे महाराज जी से, तो क्योंकि मैं बचपन से ही उनको एक सेलिब्रिटी के रूप में ही देख रहा हूँ, मेरा बचपना ऐसा गुजरा कि कभी यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, और कई जितने शुभचिंतक लोग हैं उनके बीच में वो घिरे हुए हैं, और कितने फ़ोटोग्राफ्स कितने उनके लिए जा रहे हैं, कितने ऑटोग्राफ वो दिए चले जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक हम लोगों के दिमाग में एक चित्र छप गया था। तो जब भी महाराज जी, वैसे मैं आपको बताऊं, महाराज जी बहुत ही साधारण, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कार्यक्रम करके जब आते थे उनसे ज़्यादा साधारण मनुष्य कोई था ही नहीं इस दुनिया में। वो इतने ज़्यादा अपने आप को इतना साधारण बना देते थे, या आप एक तरीके से ये कह दीजिए कि वो हर एक मोह से बिल्कुल मुक्त हो चुके थे।
कहते हैं ना, एक मोह होता है अंदर का बड़ा, कि एक होता है ना अहंकार आ जाता है मन में कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। अभी मुझे 50 लोग मिले, लेकिन जैसे वो घर में आते थे तो घर में आके हमेशा एक ही बात कहते थे, अरे भाई मेरा 2 रोटी ले आना भाई। 2 रोटी, वो जो घर का प्यार का रोटी जो बनता था ना, और उसको ऐसे चाव से खाते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे कि चाहे वो सेलिब्रिटी 5 स्टार होटल में बैठ के खाना भी खा रहा होगा, लेकिन वो घर जब आते थे तो कहते थे भाई घर का खाना तो मैं ज़रूर खाऊँगा। वो कहते थे मैं घर का खाना तो ज़रूर खाऊँगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो घर का खाना नहीं खाते थे ना, उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो ऐसे थे मेरे गुरु, ऐसे थे मेरे पिता, कि इतना साधारण तरीके से, तो हमने हमेशा उनको वैसे ही रूप में जाना देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने पिता का फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। पिता का फ़र्ज़ बखूबी उन्होंने निभाया। उन्होंने घर का ध्यान रखा, सबकी बात भी वो सुनते थे, लेकिन बड़े शांत मन से। अगर कोई बात बड़ी उत्तेजना की होती थी, कुछ होती थी, तो उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन बताते थे कि देखो भाई, इसको इस तरीके से ख़त्म करो उस बात को। तो ये महाराज जी का परिचय था। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हम महाराज जी को एक पिता के रूप में शायद उतना ज़्यादा स्वीकार नहीं कर पाए, एक गुरु के रूप में ही ज़्यादातर हम उनको देखते थे। और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत सदा अपनी कला के लिए तो बहुत ज़्यादा था। मुझे तो लग रहा है उन्होंने जन्म ही इसीलिए लिया था कि उनको यही काम करना था। और बाकी हम परिवार के लोग भी, आज हम लोगों का भी मन बदल गया उनको देख के। आज हम लोग भी वैसे ही हो गए हैं बिल्कुल। जी। महाराज जी, थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब आप इतने बड़े लेगेसी को लेके चल रहे होते हैं, तो जी। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये प्रेशर आपके दिमाग में होता है कि मुझे ये लेगेसी को आगे ले जाना है, मतलब उस एक प्रेशर होता है ना परफॉर्मेंस का। वैसे तो जब भी आप स्टेज पे चढ़ते हैं, एक नर्वसनेस और एक थोड़ा सा होता ही है। हर हर कलाकार के अंदर ये चीज़ होती है। जी, जी। बट अगर आपके पीछे इतना बड़ा नाम हो तो फिर और भी चीज़ें हो, मतलब और भी प्रेशर हो जाता है। जी तो उस हाँ। प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते थे और कैसे, आपका अनुभव क्या है उस बारे में? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप कोई बहुत ही प्रख्यात, चाहे आप बहुत बड़े संगीतकार के पुत्र हो, चाहे कोई बहुत बड़े नर्तक के पुत्र हो, चाहे वाद्य का क्षेत्र हो, ये बात बिल्कुल सही है कि एक ज़िम्मेदारी जिसको कहते हैं, हालाँकि मैं इसको बोझ नहीं कहता। आज अगर लोग मुझसे अगर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रखते हैं, या वो ये कहते हैं कि भाई हूबहू अपने पिताजी की तरह बिल्कुल दिखना चाहिए तुमको, उनके हाव-भाव, उनके तौर तरीके जैसे वो कर गए अपने जीवन में, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने कंधे पे ज़िम्मेदारी लेके चढ़ता हूँ स्टेज पे, लेकिन बेखौफ। मेरे दिल में डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक बात ज़रूर मानता हूँ कि परमात्मा ने, ईश्वर ने सबको अलग-अलग तरीके से बनाया है। हम लोगों का शरीर, हम लोगों का ढाँचा, ये जो किस तरीके से उसको बनाया है, हर व्यक्ति का अपना जो एक अस्तित्व है, वो एक अलग ही होता है। जैसे कहते हैं पाँचों उँगली एक बराबर नहीं होती, जिस प्रकार से ये कहा जाता है, तो उसी प्रकार से मैं भी कई बार मैंने निवेदन भी किया कई लोगों को। मैंने कहा देखिए, मैं महाराज जी से प्रेरित हूँ। महाराज जी हमारे जीवन की बहुत बड़ी प्रेरणा है, परंतु मैं महाराज जी जैसा नहीं हो सकता हूँ, वो संभव नहीं है। मैं महाराज जी की हर एक वो अच्छाइयाँ जो उनके जीवन की थी, उसको अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसको अपने मुख विलास में, अपने चेहरे पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये बात भी सही है कि जैसा भगवान ने मुझे बनाया है, चाहे मेरा चेहरा है, चाहे मेरी नासिका, मेरा आँख, जिस प्रकार से उन्होंने जिस सांचे में ढाल दिया है, वो वैसे ही दिखेगा। कहने का मतलब ये बनता है। तो मैं हमेशा वो एक ज़िम्मेदारी लेके चलता हूँ। तो अगर सपोज़ अगर 1 या 2 लोग अगर थोड़ा-सा प्रेशर भी डालते हैं कि देखो महाराज जी का अंदाज़ देखना कि किस तरीके से महाराज जी जाते थे या वो कैसे करते थे। मैं उनको सीधे-सीधे स्पष्ट ये बोलता हूँ कि मैंने वही सोच के ही किया था मैंने वही सोच के, लेकिन अंदाज़ कुछ मेरा अपना है। तो अंदाज़, ये ईश्वर ने हर एक इंसान को, हर एक कलाकार को ये अधिकार दिया है कि आप अपने गुरु से प्रेरित रहिए, उनसे प्रेरणा लीजिए,
लेकिन अपने अंदाज को भी ना भूलिए कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। जी। ये तो आपने लाख टके की बात कही कि हर इंसान इंडिविजुअल अलग अलग है, उसका वो सेल्फ, चाहे वो किसी का भी बेटा है, चाहे किसी का भी पुत्र है, वो उसका वो सेल्फ उसका अलग होगा, उसका अंदाज अलग होगा। वो आपने एक लाख टके की बात कही कि जी। मैं उनका उनका शिष्य हूँ, जी। जो मैंने उनसे सीखा है वो मैं परफॉर्म करूँगा, पर मेरा जो परफॉर्मेंस का तरीका होगा वो मेरा खुद का एक वो जी हाँ मेरा जी। अंदाज होगा। जी हाँ जी। तो आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, आपने मुझसे इतनी सारी बातें करी और अपने जीवन के इतने सारे अनुभव हमारे साथ शेयर करे। जी। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो कि हम ऐसे गुणी कलाकारों को आप तक ला सकें और उनके जीवन के अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। और मैं यही इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। तोरी मैना तोरी मैना, एक तोरी मैना मानूंगी झूठी, तोरी मैं न मानूंगी झूठी, बतियां करते तोरी मैं ना मानूंगी झूठी, बतियां करते आए सौतन के घर से ये जानी परते आए, सौतन के घर से ये जानी परते, तोरी मैं ना मानूंगी झूठी, बतिया करते। हटो हटो जाओ तुम उन्हीं के संग रहो, हटो हटो जाओ तुम उन्हीं के संग रहो, बातें ना बनाओ शाम बिंदा कहते, देखो मोरा जियरा जरत जरत जरत, मैं ना मानूंगी झूठी, बतिया करते ए झूठी, बतिया करते झूठी, बतिया करते तोरी मैं ना